हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस क्या होती है और ये आपको कब रिसीव होती है, पोर्टल पे इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी रिप्लाई कैसे सबमिट की जाती है और पोर्टल पे ही आप चेक कर सकते हैं किस रीजन से आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आई हुई है। तो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस जनरली दो केसेस में आते हैं। पहला तो ये होता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में गई और डिमांड की इंटीमेशन लेटर आपको मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई, आपको रिफंड भी आ गया और कुछ टाइम के बाद आपकी आईटीआर फिर से रीप्रोसेस होती है और आपको डिमांड की नोटिस पकड़ा दी जाती हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जब आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में जाती है उस टाइम पे जो डिमांड की नोटिस आती हैं उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। जैसे पहला केस ये हो सकता है कि आपने आईटीआर में जो इनकम रिपोर्ट की हुई है वो 26 AS और AIS TIS से कम रिपोर्ट की हुई है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने अपनी आईटीआर में वो इनकम नहीं ली हुई है जो कि AIS TIS या फिर 26 AS में दिख रहे हैं, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट की इनकम, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम जिसपे कि TDS कटा हुआ है, या फिर दोस्तों डिविडेंड की इनकम, या फिर ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसिंग की इनकम। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि जब भी आईटीआर प्रोसेस होती है तो डिपार्टमेंट को ये दिखाई देता है कि अंडर रिपोर्ट की गई है इनकम, तो जो पोर्टल पे डेटा अवेलेबल है वो आपके आईटीआर से जब मैच नहीं करता है तो डिपार्टमेंट हमेशा क्या करता है, पोर्टल पे जो डेटा रिपोर्टेड होता है उसको फॉलो करते हुए डिमांड की नोटिस आपको जारी कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने अपनी आईटीआर में जो डिडक्शंस क्लेम की हुई है उसके लिए कुछ फॉर्म्स आपको पहले सबमिट करने थे लेकिन आपने सबमिट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 80GG का डिडक्शन जो कि रेंट पेड के लिए क्लेम किया जाता है, इसके लिए आपको फॉर्म 10BA पहले सबमिट करना होता है, लेकिन आपने फॉर्म 10BA सबमिट किए बिना 80GG का डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि 89 की रिलीफ जो कि आपको अरियर्स ऑफ सैलरी पे मिलती है, इसके लिए भी आपको फॉर्म 10E पहले सबमिट करनी पड़ती है लेकिन आपने इसको सबमिट नहीं किया। और नेक्स्ट होता है 80DDB का डिडक्शन जो कि स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका क्लेम आपको मिलता है। इसमें भी आपको फॉर्म 10I सब पहले सबमिट करना होता है। तो आपने ना तो फॉर्म 10BA, फॉर्म 10E, फॉर्म 10I सबमिट किया, आपने आईटीआर में डायरेक्टली डिडक्शंस क्लेम किया, तो डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेसिंग के दौरान इन डिडक्शंस को रिजेक्ट कर सकता है और डिमांड की नोटिस आपको दे सकता है। और नेक्स्ट ये हो सकता है कि लेट फीस ड्यू थी आपकी आईटीआर में, आपने उसको बिना पे किए हुए अपनी आईटीआर को सबमिट कर दिया है तो भी डिमांड की नोटिस आ सकती है। आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस को चेक करने के लिए आप पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में आपको आना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर मेंशन रहता है कि किस असेसमेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी हुई है और उसका डिमांड रेफरेंस नंबर भी मेंशन होता है और कितना अमाउंट ड्यू है और इस पे कितना टोटल इंटरेस्ट अब तक एक्रू हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना, असेसमेंट ईयर 2018 का ये केस है तो आपको ये चेक करना है कि ये डिमांड जो है किस रीजन से निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2018 और 19 का ये केस है, तो यहाँ पे स्टेटस आप चेक करोगे तो शो करेगा कि प्रोसेस विथ डिमांड ड्यू। आपके केस में जो भी हो सकता है, जब भी ये डिमांड के साथ प्रोसेस होगा और आपने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, और ये डिमांड पोर्टल में ऐड हो जाएगी और इस पे इंटरेस्ट जो है एक्रू होता रहेगा। तो दोस्तों आपको पता करना है कि किस रीजन से आया है, तो आप यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप ओपन कर लीजिए। आपने अपनी आईटीआर में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है और जो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग करते समय जो डेटा लिया गया है दोनों को आप मैच करिए। आपको पता लग जाएगा कि ये डिमांड की नोटिस क्यों आपको रिसीव हुई है, क्यों आपको टैक्स पे करने के लिए बोला जा रहा है। और इसके अलावा आपको 26 AS भी डाउनलोड करना है, तो ई फाइल सेक्शन में जाकर के ई इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये असेसमेंट ईयर 18-19 का डिमांड है तो AIS में कोई भी डेटा रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो आपके पास फॉर्म 16 यदि पड़ा हुआ है या फिर डिडक्शंस जो आपने क्लेम किया, एग्जेम्पशंस क्लेम किया, उसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल है तो आप अपनी एक कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे इस केस में एक कॉम्प्यूटेशन यहाँ पे प्रिपेयर किया गया, तो इसमें जो सैलरी की इनकम है 446,375 की है और यहाँ पे जो टैक्सेस निकल के आ रही है वो 10,114 की निकल के आ रही है। और ये टैक्सेस क्या हो गए, ये TDS से एडजस्ट हो चुके हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि टैक्स पेयर ने कोई रिफंड यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। जो भी टैक्सेस यहाँ पे बने वो टीडीएस से क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। इसके बाद आईटीआर की कॉपी को भी जब ओपन करते हैं 18-19 का, यहाँ पे भी देख सकते हो आप 446375 का इनकम रिपोर्ट किया गया और यहाँ पे जो टैक्सेस आ रहे 10114 के आ रहे हैं और यहाँ पे जो टीडीएस पहले से कटा हुआ 10114 का कटा हुआ, इसलिए टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। तो जब यहाँ पे टैक्स पेएबल जीरो हो चुका है, टैक्स पेयर ने यहाँ पे कोई रिफंड क्लेम किया नहीं, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिसेस क्यों दे रहा है। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल अमाउंट देख लेना है कि डिमांड का कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2973 का टोटल आ रहा है, जिसमें कि जो 11730 क्या है, आउटस्टैंडिंग डिमांड का अमाउंट है और यहाँ पे 9243 इन्होंने क्या कर रखा है, असेसमेंट ईयर 2018-19 से लेके अब तक टोटल इंटरेस्ट इस पे जोड़ दिया। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब इसको डिसएग्री करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारी जो आईटीआर फॉर्म है और जो हमारी कंप्यूटेशन है उससे क्या कर रहा है, ये मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ओके पे क्लिक करोगे और इसके बाद आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे जाना है। तो रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहां पर देखिए मैसेज शो कर रहा है कि सेक्शन 245(1) में इनको इंटीमेशन भेजा गया, लेकिन कोई भी एक्शन इन्होंने नहीं लिया, टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी थी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जब कोई रिप्लाई आप नहीं देते हो 245(1) का, तो डिपार्टमेंट आपके जो रिफंड बनते हैं ना, उससे ये क्या करता है, आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट करते रहता है और फाइनली जो है जब ये पूरी डिमांड आपकी एडजस्ट हो जाती है तब आपके रिफंड आपको इशू किए जाते हैं। अब इसकी टाइम लिमिट ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हाउएवर योर रिस्पॉन्स विल बी कंसीडर्ड फॉर फ्यूचर एडजस्टमेंट। फ्यूचर एडजस्टमेंट के लिए आपका ये रिस्पॉन्स कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि डिमांड इज करेक्ट, यदि आपने डिमांड इज करेक्ट कर दिया तो फिर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट, यू कैन नॉट डिसएग्री विद द डिमांड लेटर ऑन। आप बाद में इसको डिसएग्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए यदि आप एग्री कर रहे हो तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन कि आपने डिमांड को पे नहीं किया, दूसरा ऑप्शन ये कि यस आई हैव ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज CIN, आपने पे कर दिया, आपके पास चालान होने की पूरी डिटेल्स है। तो आप इन दोनों ही ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड इज करेक्ट के केस में सबमिट कर सकते हैं। हमारे केस में है कि हम डिमांड से डिसएग्री करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे डिमांड के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें कि आपने डिमांड को पे कर दिया, चालान आपके पास है, डिमांड पेड एंड चालान हैज CIN, डिमांड पेड एंड चालान हैज नो CIN, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय रेक्टिफिकेशन और रिवीजन और अपीलेट ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स यदि हो सकती है आईटीआर में, अमाउंट आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन कुछ क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से यदि ये दिक्कत आ रही तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट या आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हो। आप यदि टाइम लिमिट है तो उसमें भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो कि हमने आईटीआर रिवाइज कर दिए, या फिर अपील आपने फाइल की थी उसके थ्रू एडजस्टमेंट हो चुका है, रेक्टिफिकेशन के थ्रू हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, एक्शन लेना है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पर अदर्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा इसमें कोई भी रीजंस क्या है मैच नहीं कर रहा है अदर्स पे, और इस पे आप अप्लाई पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है कि कितना अमाउंट जो है आप डिसएग्री कर रहे हो। तो यहाँ पे वो अमाउंट इंटर करना है जिसके लिए कि आप डिसएग्री करते हो। अब ये अमाउंट हो सकता है, टोटल हो सकता है जिसमें इंटरेस्ट और टोटल जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी वो दोनों इंक्लूडेड हो सकते हैं, या फिर आप पार्शियली जो है एग्री कर रहे हो, पार्शियली डिसएग्री कर रहे हो। तो जो आपने अमाउंट डिसएग्री किया वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। वो कंप्लीटली वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको कि यहाँ पे हम रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं कि माई टोटल इनकम एज पर ITR वॉज 446,375 on which tax payable amount was 10,114 and TDS reflected in form 26AS was 10,114. Therefore, tax payable was adjusted against TDS amount, hence no outstanding demand arise in this case. ठीक है, ये हमारी पर्सनल रिप्लाई है जिसमें कि हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारी आईटीआर में टोटल इनकम इतनी थी, उस पर टैक्स इतना बना और टीडीएस 26AS में इतना था। तो जो टैक्स है वो टीडीएस से टोटल एडजस्ट हो चुका है, कोई भी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड अराइज हो ही नहीं सकता।
ठीक है। तो दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो रिप्लाई सबमिट का, ये आपके भी केस में हो सकता है, आपका केस डिफरेंट हो, लेकिन किस तरीके से रिप्लाई सबमिट की जाती है आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पे सेव पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट को डिसएग्री कर दिया। तो अब ये जो अमाउंट पेबल है ये 0 हो गया, कोई अमाउंट पे नहीं करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। तो ये रिस्पॉन्स हमारी क्या होगी, सबमिट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कि हमेशा गलत ही होता है, तो डिपार्टमेंट 99% केसेस में सही ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही हमेशा सही हो सकते हो, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि गलतियां हो जाती हैं डिपार्टमेंट से भी, तो आप यहाँ रिप्लाई सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, बिना कोई डिटेल्स चेक किए हुए आप इसको डिसएग्री कर दोगे। तो दोस्तों ये रिप्लाई तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन आपका यदि चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि आपकी रिप्लाई गलत है तो फिर से आउटस्टैंडिंग डिमांड आके खड़ा हो जाए। इसलिए रिप्लाई सबमिट करने से पहले आपको पूरी कैलकुलेशन करके और पूरा प्रिपेयर करके तभी करना। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।